तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना फैकल्टी मेंबर कृष्णा आज आपको पशुपालन का दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। आस्था एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो इससे पहले पशुपालन का सामान्य अध्ययन का लेक्चर हो चुका है, जिसमें कुछ शब्दावली के बारे में हमने डिस्कस करा था, जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम को लेकर जो भी शब्दावली बन रही थी हमने रखने की कोशिश करी है। धीरे धीरे आने वाले लेक्चर में भी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा हो तो पहले वो देखे और उसके बाद हम दूसरे लेक्चर पर बात करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे कि पशुओं की उम्र ज्ञात कैसे करी जाती है, एज उसकी। तो एज को जज करने की बहुत सारी विधियां होती हैं। पहली तो होती है उनके ऑन रिकॉर्ड के आधार पर। जैसे हमने कोई भी बच्चा हमने बचपन से अगर उसको पाला हुआ हो तो उसको हमें पता रहता है कि इसका ये जन्म यह हुआ है। तो उसी तरह से पशुओं में भी ऑन रिकॉर्ड के आधार पर एक होता है। दूसरा होता है सींग में छन्नों के आधार पर। तो अनुभवी के आधार पर, जो लोग अनुभव किए रहते हैं तो उनमें उस तरह से किस तरह से बनता है तो वो चीज देखेंगे यहाँ पे। तो पहला यही है कि वाई रिकॉर्ड के आधार पर, ठीक है, पहला पॉइंट। मैं यही कहता हूँ कि जो लोग पशुपालन का पेपर देंगे उनको लिखना कैसे। पहली चीज आप सबसे पहले उसमें यही लिखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि पशुओं की आयु की गणना कीजिए या परिभाषित कीजिए, तो सबसे पहले आपको प्रश्न वहां पे नहीं लिखना है, आप सीधा हेडिंग डालेंगे परिचय, ठीक है, पहली हेडिंग। और परिचय डाल के आप ये लिखेंगे कि गणना कैसे करनी है। उसको यही लिख देना कि पशुओं की आयु की गणना। उसके बाद थोड़ा सा उसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे परिचय, उसके बाद लिखेंगे विधियां, आयु गणना करने की विधियां। आयु गणना करने की विधियां। उसके बाद इन विधियों को इतना लिख देंगे, ठीक है। पहले केवल विधियां लिखेंगे, उनको डिस्क्राइब नहीं करना है। पहले केवल विधि लिखिए ताकि आपको पेज भी आपका जो अगर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है तो आपका पेज भी भरे और सिस्टमिक मैटर पहुंचे। ऐसा नहीं कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं लिखना है, पॉइंट्स में लिखेंगे, नंबर ज्यादा मिलते हैं। उसके बाद विधियां लिख देंगे, उसके बाद ये पॉइंट से शुरू करेंगे। इस विधि को डिस्क्राइब भी करके सींगों के द्वारा आप ऐसे उसमें लिख सकते हैं कि अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा या अनुभवी वैज्ञानिकों के द्वारा हम इस तरह से सींगों का उपयोग कर मतलब देखकर उसकी आयु ज्ञात करते हैं। तो विधि उस तरह से लिखना है, एकदम ऐसे उत्तर नहीं लिखना। उत्तर लिखते लिखते चले गए, थ्योरी नहीं बनानी है, पॉइंट वाइज लिखा करो। एक पॉइंट डाला, दूसरा पॉइंट डाला, पहला पॉइंट डाला सींग के द्वारा, उसमें थोड़ा सा लिख दिया। दूसरा पॉइंट डाला रिकॉर्ड के द्वारा, मतलब उनके जो भी गणना करनी वो लिख दिया। तीसरा पॉइंट डाला, पॉइंट के हिसाब से लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे मिलते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से लिखना शुरू करा, पूरा पेज भर दिया और लिख डाला, तो उसमें नंबर कम मिलते हैं। चलिए हम इस पे आते हैं टॉपिक पे अपने। तो पहला यही है पशु के अभिलेख के द्वारा। अभिलेख मतलब जो भी हमने पशु पाला हुआ है बचपन से, जो भी मतलब जो बच्चा उसने कॉविंग करी है, मतलब बच्चा देने की क्रिया को हम कॉविंग बोलते हैं, ठीक है। कॉविंग हिंदी में ऐसे लिखते हैं, कॉविंग। गाय और भैंस दोनों में बच्चा देने की क्रिया को कॉविंग बोलते हैं। तो जब से बच्चा दिया तो हमें पता रहता है कि कब से दिया है, तो उसका रिकॉर्ड हमें पता होगा, तो वहां से हम आयु उसकी ज्ञात कर लेंगे। दूसरा आता है सींग के द्वारा। ये थोड़ा सा अनुभवी होना चाहिए, आपको इस चीज का अनुभव होना चाहिए कि हम सींग के द्वारा कैसे पता करेंगे। बहुत उसमें, क्योंकि जब कोई सींग इस तरह से अगर बना हुआ है इस तरह से, तो उसमें बहुत हल्के हल्के छल्ले होंगे ऐसे करके। जब आप छू के ऐसे पता करेंगे तभी आपको स्पर्श करने पर ही पता चलेगा, ऐसे नहीं आसानी से देखकर नहीं बता सकते, छूकर ही आपको स्पर्श करके पता चलेगा, ठीक है। तो दूसरा होगा सींग के द्वारा। अब इसमें दो तरह के आते हैं, एक आता है साधारण गाय और दूसरा आता है विदेशी गाय। और दूसरा आता है विदेशी गाय, जो संकर नस्लें होती हैं, जो हमारे होल्स्टीन फ्रीजियन जैसे है या गरनसी है, तमाम गाय आती हैं। वो अगले सत्र में पढ़ेंगे नस्लों के बारे में। तो साधारण गाय में पहला छल्ला कब बनता है, मतलब जब पहला छल्ला बनेगा तो उसके लिए 3 वर्ष का समय लगेगा, ठीक है। और इसमें विदेशी गाय में 2 वर्ष में, ठीक। यही चीज अगले लिखी हुई। उसके बाद आता है दांतों के द्वारा। तो अगले चल के क्या है, दांतों के द्वारा हम कैसे देखकर बताएंगे। तो दांतों को उनके अगले चल के वो चीज हमने लिखी हुई है उसको दिखाएंगे। उसके दांतों के द्वारा पॉइंट है। उसके बाद पशुओं की बाह्य बनावट देखकर, ये मोस्टली बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा कि उसका आकार देखकर या उसका जो उसके मतलब फिजिकल अपीयरेंस होगी, उसकी बनावट होगी, उसके आधार पर ये अनुभवों के द्वारा ही बताया जा सकता है। अवलोकों के द्वारा यही चीज सेम चीज है, ठीक है। यदि पशु के अभिलेख उपलब्ध है, मतलब जब भी आपको पता है, जब भी उसका बच्चे का जन्म कॉविंग हुई थी उसके समय से, तो बच्चे के जन्म के समय से ही उसकी जन्म तिथि की रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो उस हिसाब पर आयु का निर्धारण हो जाता है। उसके आता है सींग के द्वारा। तो ये लिखा है, सींगों में बनने वाले छल्लों के आधार पर पशु की आयु की गणना की जाती है। अब साधारण गाय मैंने बताया था ऊपर, साधारण मतलब देसी, पहला छल्ला 3 वर्ष में,
ये क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन में बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है कि साधारण गाय में पशु की आयु की गणना पहला छल्ला कितने वर्ष पर बनता है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। तो 3 वर्ष में पहला ऑप्शन ये बन जाएगा आपका यहाँ से। इसके बाद प्रति वर्ष एक छल्ला बनता है, मतलब पहली बार 3 साल की हो जाएगी तब एक छल्ला आएगा, उसके बाद जब चौथी साल की हो जाएगी फिर एक आएगा, फिर 5 में हो जाएगी फिर एक आएगा। तो इस तरह पे बहुत हल्के हल्के छल्ले आएंगे, ऐसा नहीं कि जब बढ़ती चलिए एक छल्ले आते रहेंगे, एक समय के बाद वो रुकना मतलब बंद हो जाएंगे, तब एक आयु की गणना करने के आधार पर। उसके बाद आता है सूत्र पशु की आयु कैसे गणना की जाती है। तो 2 प्लस सींग पर बने छल्लों की संख्या, ये देसी है, ठीक है। नॉर्मल के लिए 2 प्लस सींग पर बने छल्लों की संख्या, इस पर से पता कर लेंगे, उसमें 2 जोड़ देंगे तो उसकी पशु की आयु आ जाएगी। उसके बाद आता है विदेशी गाय, संकर नस्लें हमारी जो भी होती है, संकर होल्स्टीन फ्रीजियन है, ब्राउन स्विस है, कर्न फ्राइज है, गन्नसी है, बहुत सारी गाय हैं। तो उनके बारे में अगले पढ़ेंगे, उनका दुग्ध उत्पादन वगैरह वगैरह सब में। वैसे एक क्वेश्चन यहाँ मैं बता देता हूँ, सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन होल्स्टीन फ्रीजियन का ही रहता है, 5500 से लेके 6000 लीटर प्रति ब्यात पौधे, ठीक है, प्रति ब्यात। पूरे ब्यात में वो इतना दूध लगभग देती है। और क्वेश्चन तो बहुत सारे अगले बनेंगे, उसमें सबसे ज्यादा वसा किसमें पाई जाती है, सबसे ज्यादा दूध में पोषक तत्व कौन से जानवर के उसमें पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत, तो उसमें भी आपका भेड़ आ जाता है सबसे ज्यादा पोषक तत्व में, सबसे ज्यादा पोषक तत्व में सबसे ज्यादा वसा में ये भी भेड़ है, प्रोटीन में ही भेड़ है। तो प्रोटीन वसा जो भी आपसे अगर पूछा जाए और कुल पदार्थ कुल पोषक तत्व पूछा जाएगा तब भी भेड़ ही आएगा, ठीक है। और पानी की मात्रा, जल की मात्रा दूध में किसमें अधिक पाई जाती है, तो ये आगे चल के धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे बीच में। तो इसका क्या रहेगा, पहला छल्ला जो होता है 2 वर्ष के आयु में बनता है, ठीक है। इसमें भी याद रखेंगे कि साधारण गाय में और जो विदेशी नस्ल है दोनों में अंतर क्या है, मतलब साल का अंतर है, 1 साल का अंतर है। तो पहला छल्ला 2 वर्ष में बनेगा और उसके प्रति वर्ष एक ही छल्ला निकलता रहेगा, वो सेम चीज है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 1 प्लस छल्लों की संख्या। तो ये फार्मूला लिख देंगे, पॉइंट वाइज अगर आप वहां पे लिखेंगे तो नंबर अच्छे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख के, ठीक है, ऐसा नहीं है आप कुछ भी लिख के चले जाएंगे और नंबर अच्छे मिल जाएंगे। पॉइंट वाइज लिखेंगे, एग्जामिनर समझता है कि अच्छा कंटेंट दिया है, कंटेंट बढ़िया लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि दांतों के आधार पर हम कैसे ये प्रमाण करेंगे कि ये पशु कितनी उम्र का हो गया है लगभग। एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट छूटी जा रही है, 2 तरीके के दांत होते हैं, एक होते हैं अस्थायी और एक होते हैं स्थायी। अस्थायी मतलब जो टेम्परेरी दांत आते हैं इसको टेम्परेरी बोलेंगे, ठीक है, टेम्परेरी, और इसको परमानेंट, ठीक है, परमानेंट बोलेंगे। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, और स्थायी दांतों की संख्या होती है 32। इसका दंत विन्यास भी पूछा जाता है, तो दंत विन्यास में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 0 0 3 3 और बटे 4 0 3 3, टोटल कर लेंगे 32 हो जाएंगे। डबल डबल करते जाओ, 3 और 3 6 12 हो गए, और 4 4 8 और 12 20, कितना होगा 20 और 12 32, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि डबल ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा, तो दोनों साइड में, अब दो साइड होती है जबड़े में, ऐसे होता है, तो एक साइड ये और एक साइड ये, तो एक ऊपर एक नीचे, तो दो साइड होती है, तो इसीलिए डबल कर देंगे। तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका परमानेंट का फार्मूला, ठीक है। और टेम्परेरी दांत अगर पूछे जाएंगे तो 20 होते हैं, परमानेंट अगर पूछे जाएंगे स्थायी दांत होते हैं तो 32 होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इस पे, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक। इसके बाद आते हैं दांतों से कैसे ज्ञात करेंगे। तो अवलोकों की अनुपस्थिति में किसी भी स्थान पर मेले इत्यादि में पशुओं की आयु दांतों से आंकी जा सकती है, ठीक है। मोस्टली कुछ भाषा है इसमें, तो क्या था, कृंतक दांत, कील दांत, अगली दाढ़, पिछली दाढ़। शुद्ध भाषा में लिखा हुआ है, आपको ऐसे ही लिख देना है पॉइंट वाइज, ठीक है। पॉइंट आप बना के वहां पे लिख सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के पॉइंट वाइज लिखेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ भी लिखते चले जाना है, वो नहीं लिखना है आपको। उसके बाद पशु के निचले जबड़े में 8 कृंतक दांत होते हैं, ठीक। पॉइंट ढूंढिए, इस तरह के पॉइंट अगर आपको मिलते हैं तो आप पॉइंट वाइज लिखिए। पहला पॉइंट डाल दीजिए, उसमें लिख दीजिए पशु के निचले जबड़े में 8 कृंतक दांत पाए जाते हैं। दूसरा नंबर डाल दीजिए ऊपरी जबड़े में, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ऊपरी जबड़े में, ऊपरी जबड़े में इन दांतों के स्थान पर दंत पट्टिकाएं पाई जाती हैं। यहां से दूसरा पॉइंट बना के डाल दीजिए ऐसे करके। पहला हो गया निचले जबड़े में 8 कृंतक दांत पाए जाते हैं, दूसरा पॉइंट हो गया इनकी जगह पर निचले जबड़े में क्या पाई जाती है, दंत पट्टिकाएं पाई जाती हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कृंतक दांत पूछे तो दंत पट्टिकाएं को पता होना चाहिए किस जबड़े में पाई जाती है। तो इससे हमें कृंतक दांतों का कार्य चारा को काटना होता है,
ये भी पूछा जा सकता है। ये सारे पॉइंट में लिखने, हमने ऐसे लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए, बट आपको अगर बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो पॉइंट में लिखने से फायदा ये होता है कि आप एक पॉइंट लिखेंगे तो आपकी कॉपी जल्दी भरती है, और विस्तृत क्वेश्चन में कम से कम 150 वर्ड लिखने रहते हैं, 200 वर्ड। तो हमने कंठस्थ मटेरियल इसलिए दिया कि आप ज्यादा से ज्यादा वहां से आंसर बना पाए, तो इस तरह से पॉइंट में वहां पे लिखना है। उसका लिखा अगली दाढ़ों में, अगली दाढ़ी संख्या में 12 होती है, ठीक। ये पॉइंट वाइज में बता दे रहा हूँ अलग अलग करके। उसके बाद 6 निचले जबड़े में तथा 6 ऊपरी जबड़े में, ठीक है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। अगली दाढ़ी जो होती है उनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 12, जिसमें से 6 निचले जबड़े में होती हैं और 6 ऊपरी जबड़े में होती हैं। ये दाढ़ें आपको पता होनी चाहिए। ये मैं पॉइंट वाइज लिखा रहा हूँ, मैं इसीलिए इस पे सर्कल कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद अस्थायी अगली दाढ़ें जन्म के 2 से 3 सप्ताह में निकल आती हैं। अब उसमें क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि अस्थायी जो जबड़े की दाढ़ें होती हैं वो कितना समय में निकलती है पहली बार, तो 2 से 3 सप्ताह में निकल आती है। उसके बाद पूछा गया स्थायी अगली दाढ़ें। अभी तक हमने देखा था अस्थायी, उसके बाद आता है स्थायी अगली दाढ़ों का पहला जोड़ा 24 से 28 महीने में, मतलब 24 से 28 महीनों में स्थायी वाली जो दांतें होती है, परमानेंट वाले जो होते हैं, ठीक है, उसका पहला जोड़ा जो निकलता है वो कहते हैं 24 से 28 माह में निकलता है, और दूसरा जोड़ा 28 से 30 महीने में, और तीसरा 30 से 34 महीने में। तो इसमें कितने पॉइंट बनते हैं, एक देखो पहला अस्थायी पहला जोड़ा हो गया, दूसरा, ठीक है, और तीसरा। 3 पॉइंट आप ऐसे लिखेंगे, 3 पॉइंट ऊपर 4 पॉइंट होगा, तो एक पेज में लगभग काम भर का तुम्हारा मटेरियल हो जाएगा। उसके बाद आता है पिछली दाढ़ी स्थायी रूप से निकलती हैं, इनकी संख्या 12 होती है। अब अगर ये पूछ लेगा पिछली दाढ़ों में कुल दाढ़ों की मतलब कुल संख्या कितनी होती है, स्थायी होती है कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। उसके बाद आता है दाढ़ों का पहला जोड़ा 5 से 6 महीनों में। पिछली दाढ़ों की बात कर रहा है, यहाँ पे ये लिखा है पिछली दाढ़ों का, पिछली दाढ़ों का पहला जोड़ा 5 से 6 महीने में, दूसरा जोड़ा 15 से 18 महीने में, तथा तीसरा 24 से 28 महीने में निकलता है। तो इसमें इतने सारे पॉइंट है, अगर इतना पॉइंट लिखेंगे तो लगभग 2 पेज आपका आराम से मटेरियल तैयार हो जाएगा। और पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करा करिए, क्योंकि उसमें क्या रहता है, उसमें आपको एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है, जब उसे समझ में आता है तो नंबर भी अच्छे देता है। कुछ लड़के क्या करते हैं, अगर एक कॉपी बनी हुई है उन्हें लिखना शुरू करा, पूरा पेज भर दिया, यही नहीं पता चला लिखा क्या है उसमें, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं, इसमें हो गया, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। अब अगला ये टेबल बनाना, अगर आप टेबल बना के आएंगे तो इसका अलग ही एक्सप्रेशन रहेगा एग्जामिनर के उस पे, ठीक है। इसमें स्थायी और अस्थायी दांतों के आधार पर दिखाया गया कि कब ये दांत निकलना प्रारंभ होते हैं और कब ये घिसना शुरू हो जाते हैं। तो ये बताया गया, ये अस्थायी कृंतक दंत, यहीं पे लिख लीजिए दंत, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे है दंत और ये यहाँ पे दंत, ठीक है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो केंद्रीय कृंतक दंत मतलब केंद्रीय मतलब बीच वाले कृंतक दांत, ये अस्थायी वाले कब होते हैं, 1 से 7 दिन आयु जिनमें ये दांत निकलते हैं। तो ये केंद्रीय कृंतक दंत जो अस्थायी वाले होते हैं वो 1 से 7 दिन में निकल आते हैं। आयु जिनमें दांतों का घिसाव शुरू हो जाता है, जो अस्थायी वाले होते हैं 10 माह में इनका घिसाव जो होता है शुरू हो जाता है, मतलब ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। अब यही केंद्रीय कृंतक का जो स्थायी वाले जो होते हैं वो 2 वर्ष में निकलते हैं, ठीक है, आयु जिनमें दांत निकलते हैं, और घिसाव कब होता है 5.5 साल में। 5.5 वर्ष में केंद्रीय कृंतक दांतों का घिसाव शुरू होता है स्थायी वालों का, और अस्थायी वालों का 10 माह में। तो ये टेबल आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस 10, 15, 18, 21, इसमें कितना 5 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा। तो इस तरह से एक विधि से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। 2 आधा साल जोड़ा, 2.5, 3, 3.5, 4.5, 1 जोड़ दिया, इसमें 0.5 जोड़ दिया और इसमें 0.5 जोड़ दिया। तो ये मेथड से याद कर सकते हैं, ऊपर अस्थायी इधर स्थायी, तो एक मेथड से याद कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो अगर आप बनाना चाहेंगे तो बहुत इजीली 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए इस टेबल को बनाने की, और आराम से आप इसको बना ले जाएंगे। और अगर ये टेबल आप बना के आएंगे तो एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव आपको लगेगी ये टेबल आपकी कॉपी में, और बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो, अन्यथा नहीं। बाकी नाम भी है केंद्रीय कृंतक, मध्यवर्ती कृंतक, पार्श्विक कृंतक और कोण कृंतक दंत। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है बताने को, यहाँ से मल्टीपल में क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुविकल्पी में क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो जो भी आपका विस्तृत होगा उसमें आपको पूरा लिखना रहेगा। तो आपको टेबल बना के देख लेंगे, 2-3 बार बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर क्वेश्चन आता है तो लिख जरूर आइएगा, ठीक है। तो आज की लेक्चर में बस इतना ही।
मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।